तो मैं आज पहले आपको कंटेनर के बारे में बताऊंगा, क्या होता है कंटेनर। ठीक है, अभी तक आपने एलिमेंट को पढ़ा, बट अगर आप इमेज यहाँ पे देखोगे, अमेजोन में चलते हैं, सॉरी अमेजोन। तो यहाँ पे आपको एक छोटे से बॉक्स के अंदर आपको इमेजेस में मिल रहे हैं, आपको कंटेंट भी मिल रहा है, राइट। इस बॉक्स को हम कहते हैं कंटेनर। जो भी आप लेआउट बनाते हो वो किसी ना किसी बॉक्स के अंदर होता है। तो हम अब बॉक्स की बात करेंगे, कंटेनर की बात करेंगे। उसके अंदर आप हेडिंग, पैराग्राफ, इमेज, ऑडियो, जो आप यहाँ पे आई फ्रेम पढ़ा था, जो आपने अभी तक पढ़ा है उसको उसके अंदर रख सकते हो। जैसे आपके पास एक कंटेनर होता है, उसमें आप जो भी एलिमेंट उसके अंदर डालते हो वो उसका शेप ऑक्यूपाई कर लेता है। एग्जाम्पल के तौर पे वाटर, वही चीज आपका यहाँ पर होता है। मान लो आपके पास कोई कंटेनर है, उसके अंदर इमेज चाहिए, हेडिंग चाहिए, पैराग्राफ चाहिए, तो वो सारा स्पेस उसी का ऑक्यूपाई करेगा जो इतना स्पेस वो ले रहा है। ठीक है, उसको हम बेसिकली कंटेनर कहते हैं। जब कभी भी आप कोई भी लेआउट बनाओगे तो आप यहाँ पे हमेशा कंटेनर ही बनाओगे। कंटेनर के अंदर आप एलिमेंट को प्लेस करते हैं। तो जो यूआई बनता है उसमें पहले कंटेनर बनता है। जैसे अगर हम बात करें तो इसको देखो, टॉप वाले को देखो, ये जो पूरा टॉप पार्ट है ये एक कंटेनर है। इसके अंदर ये सारे एलिमेंट को प्लेस किया गया है, सीएसएस लगाया गया है डिजाइनिंग के तौर पे, लेकिन एलिमेंट जो रखे गए हैं वो आपका एचटीएमएल का पार्ट। ये अगर आप देखोगे तो पीछे आपको इमेजेस मिल रही हैं। ये इमेजेस इसी बैकग्राउंड पे क्यों आ रहे, कहीं और क्यों नहीं आ रहे? बिकॉज एक बॉक्स बनाया गया है, उसके अंदर इसको प्लेस किया गया है। ऐसे ही अगर आप देखोगे इसे, तो ये आपका एक कंटेनर है। ये पूरा एक बॉक्स एक कंटेनर है, इसके अंदर हेडिंग दी गई है और इमेज दिया गया है और उसका टेक्स्ट दिया गया है। ये आपका क्या है, कंटेनर है। ये आपका कंटेनर है, ये आपका साइड में कंटेनर, उसमें इमेज है, कंटेंट है। तो जो भी चीज आपको मिलता है वो सारा एक बॉक्स के अंदर होता है। वो सारा किसके अंदर होता है, एक बॉक्स के अंदर होता है। अगर आपको उस बॉक्स को बनाना है, उस कंटेनर को बनाना है, तो हम यूज किया करते थे डिव। तो मैंने यहाँ पे एक बनाया कंटेनर डॉट एचटीएमएल। HTML5 और मैं लिखा डिव। डिव का यूज बेसिकली कंटेनर बनाने के लिए यूज किया जाता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा H1 और इसको लिख दिया मैंने हेडिंग, और मैंने यहाँ पे H1 लिया और इसको लिख दिया मैंने हेडिंग। इसको ओपन करते हैं। दोनों में फिलहाल के लिए अभी आपको कोई डिफरेंस नजर नहीं आया। मैं यहाँ पे 3-4 प्रॉपर्टी सीएसएस की यूज करूंगा ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूं कंटेनर होता क्या। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ स्टाइल, और अगर मैं H1 दूं और उसका बस बैकग्राउंड कलर देता हूँ ताकि आपको बता सकूं स्पेस कितना ले रहा है, और लिखा मैंने रेड। मैं इसको आईडी देता हूं, हेडिंग। तो मैंने यहाँ पे लिखा स्लैश हेडिंग, हैश हेडिंग। तो जो पहले वाला हेडिंग है वो लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। अब मैं बॉक्स मैंने बनाया विद द हेल्प ऑफ डिव। कंटेनर डिव से बनाते हैं, और भी एलिमेंट है जो बताऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, मैंने लिखा डिव, इसका मैंने हाइट दिया लेट्स से 100 पिक्सल और विड्थ दिया 200 पिक्सल। हाइट और विड्थ दो प्रॉपर्टीज हैं सीएसएस की, जिसकी मदद से कंटेनर की हाइट और विड्थ आप सेट कर सकते हो। जो ये आपका दिख रहा है ना, ये आपका कंटेनर की हाइट और विड्थ सेट होके आ रहा है, अदरवाइज पूरा लाइन स्पेस ऑक्यूपाई करता। उसके बाद मैंने क्या बोला, आपके पास ये जो आपका डिव है इसके लिए मैंने हाइडिंग है, इसको मैंने लिखा हेडिंग 1, और मैं इसको हैश देता हूं हेडिंग 1।
और मैंने इसका बैकग्राउंड कलर दे दिया ग्रीन लेग से। दोनों में नजर आ रहा है? एक पूरा ले रहा है लेफ्ट टू राइट, एक उतना ले रहा है जितना कंटेनर की साइज है। तो अगर मैं यहां पे लिख दूं डिव इसका बैकग्राउंड कलर लेट्स से ब्लैक, और कलर दे दूं आपके पास, इसका कलर दे दूं व्हाइट, तो आपका जो हेडिंग है वो लेफ्ट टू राइट इतना ले रहा है जितना इसके पास स्पेस था, तो इसको कहते हैं कंटेनर। तो जो आपको यहां पे दिख रहा है ये कंटेनर ही है। क्लियर है? तो आप इसका जितना बड़ा साइज रखना है रखो, जितना छोटा साइज रखना है रखो। अगर आपने कंटेनर बनाया है तो जितनी भी उसकी साइज होती है, हेडिंग हो, पैराग्राफ हो, इमेज हो, वो उसी उसके अंदर आने की पूरी कोशिश करता है। बाहर हो जाएगा तो ओवरफ्लो कहलाता है। लेकिन नॉर्मली अगर बात बोले तो इस तरीके के बॉक्स को हम कंटेनर कहते हैं। तो जब कभी भी आप काम करोगे, आपको बनाना है हेडर, तो हेडर के लिए हम एक कंटेनर बनाएंगे और उसके अंदर एलिमेंट को लिखेंगे। इसने विड्थ लेफ्ट टू राइट पूरा स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो वो वाला उसका पार्ट। ठीक, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप अगर आप नोटिस करो तो ये आपका एक कंटेनर बना है, इसके अंदर जो भी आपको डालना है वो डाल सकते हो। क्लियर? कोई डाउट? अब बात करते हैं, ये तो आपका डिव है, इसकी मदद से कंटेनर आप बना सकते हो, कोई भी बॉक्स बना सकते हो, बट इसको इसका मतलब मीनिंगफुल नहीं होता। डिव कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करता कि आपने किस कंटेनर के लिए आपने इस डिव को यूज किया। इसलिए जनरली फिर क्या यूज किया जाता है, आपका यहाँ पे क्या, मैंने लिखा आपके पास बॉक्स, और मैंने लिख दिया यहाँ पे बॉक्स, जनरली यहाँ पे लिखता था बॉक्स स्टार्ट और बॉक्स एंड। इसका कोई मतलब नहीं है, डिव का कभी मतलब नहीं होता, क्योंकि वो आपका टैग है, एलिमेंट नहीं, ब्लॉक लेवल टैग है। अगर आपको कोई बॉक्स बनाना है तो डिव को यूज कर सकते हो। जितने भी आपको दिखते हैं यूआई, छोटे छोटे यूआई, वो सारे बॉक्स ही होते हैं। उसके अंदर एलिमेंट को प्लेस किया जाता है ताकि वो उसके शेप और साइज को ऑक्यूपाई करे। ज्यादा हो जाएगा तो ओवरफ्लो हो जाता है, वो आपका अलग पार्ट। अगर आप इसको नोटिस करो तो मैं यहाँ पे इसको सेग्रीगेट करूं तो टॉप वाला हेडर वाला बॉक्स है, ये आपका स्लाइडर वाला बॉक्स है, ये आपका सेक्शन वाला बॉक्स है, ये आपका अलग एक इमेज वाला बॉक्स है, ये आपका अलग बॉक्स है, ये छोटा वाला पार्ट एक अलग बॉक्स है। ये सारे बॉक्सेस हैं। और अगर नीचे जाओगे तो ये आपका फुटर वाला बॉक्स है, इसको हम कहते हैं कंटेनर। इन सबको आप डिव की मदद से बना सकते हो। ठीक है? डिव लिखना है, उसके अंदर आपको एलिमेंट को प्लेस करना है, सीएसएस लगाना है, गुड टू गो। क्लियर है? बट अगर आप इसको यूज करते हो डिव को, तो ये अनमीनिंगफुल है। ठीक है? देखो, कोड मैटर अलॉट, कोड मैटर अलॉट मीन्स जब आप कोड करते हो, आपका कोड कोई और देखता है, सिंपल, या फिर कोई और दूसरा उसके ऊपर काम करेगा। अगर आप सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री में हो तो काम करेगा, आपके कोड को कभी रिव्यू नहीं किया जाएगा। लेकिन आप प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में हो तो आपके हर एक लाइन को चेक किया जाता है, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, क्यों लिखा है किसने लिखा है, हर एक लाइन को चेक किया जाता है। क्योंकि प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री में यह अज्यूम किया जाता है कि आपको अच्छा खासा नॉलेज है। इसलिए गूगल, फेसबुक, एडोबी, जो बड़ी बड़ी जायंट्स कंपनी है ना, ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है। इसमें जाना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज भाई सिंपल सी बात है, आपका कोड मैटर करता है। ठीक है? तो आपके कोड को टेस्ट किया जाता है, और अगर आप ऐसा कोई कोड लिख रहे हो जिसमें आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, तो भाई दिक्कत आपको होगी। ऐसा क्यों बोल रहा हूं? मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट घूम के आपके पास ही आए, और मान लो मैंने आज 1 महीने पहले कोई कोड किया था, मुझे आज नहीं पता उसके बारे में, सिंपल। वो तब तक पता नहीं रहेगा जब तक आप दोबारा से इस कोड को रीड नहीं करोगे। तो उसके लिए हम लगाते हैं कमेंट। तो अगर आप डिव यूज कर रहे हो तो जनरली आप कमेंट ही लगाओगे,
ताकि आपको रिकॉल हो सके। बट मुझे हेडर बनाना है, मुझे फुटर बनाना है, मुझे साइड बार बनाना है, तो उसके लिए HTML5 ने बोला कि मैं आपको यहाँ पे सेपरेट एलिमेंट दे रहा हूं। अगर आपको हेडर बनाना है तो डिव की जगह यूज करो हेडर, ठीक है। अगर आपको नेविगेशन बनाना है तो नैव यूज करो। अगर आपको कोई ब्लॉक बनाना है, जस्ट लाइक ये वाला पार्ट भाई, जैसे आपका ये वाला था, ऊपर गए थे, ये वाला पार्ट, तो मैं इसको सेक्शन बनाऊंगा। अगर आपको आर्टिकल छापना है, कुछ बनाना, आर्टिकल टाइप कुछ बनाना है यूआई के लिए, तो आर्टिकल दो। अगर आपको साइड बार बनाना है तो साइड टैग दो, एलिमेंट। अगर आपको फुटर बनाना है तो फुटर दो। अब इससे फायदा क्या है, आपके पास डिटेल भी है और समरी भी। इससे फायदा क्या है, आपको यहाँ पे बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं। अगर मैंने हेडर लिखा तो वो टॉप की बात करेगा, अगर मैंने फुटर लिखा है तो वो बॉटम की बात करेगा, अगर मैंने सेक्शन की बात करी है तो कुछ ना कुछ ब्लॉक की बात करेगा, उसमें आपको देना पड़ेगा, बट वो सेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। डिव अनमीनिंगफुल होता है, इसीलिए हम उसको यूज करते हैं। ऐसा नहीं है हेडर के अंदर डिव यूज नहीं करते, बिल्कुल यूज करते हैं, लेकिन जनरली अगर मुझे हेडर ब्लॉक बनाना है तो मैं हेडर को मेन रखूंगा, उसके अंदर डिव को यूज करूँ। अगर मुझे फुटर बनाना है तो फुटर के अंदर भी डिव को यूज करूंगा, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे ब्लॉक बनेंगे। कैसे, अगर यहां देखोगे तो ये एक पूरा ब्लॉक है, एक ऊपर वाला बैक टू टॉप, ये भी एक बॉक्स, एक कंटेनर है, इसको मैं डिव दे सकता हूं। ये साइड में जो आपको दिख रहा है ये भी एक कंटेनर है, इसको मैं डिव दे सकता हूँ। कनेक्ट विद अस, इसको मैं डिव दे सकता हूँ। ये वाला आपका अलग आ गया, ये आपका अलग डिव आ गया, लेकिन पूरे को मैं एक सिंगल फुटर से रैप अप कर दूंगा, ताकि फ्यूचर में अगर आपके कोई कोड को देखे तो फुटर टैग को देखे, एलिमेंट को देखे समझ जाइए फुटर का कोड होगा इसके अंदर। तो आपको यहाँ पे मेंटेन करने में, रीड करने में दिक्कत नहीं आती। इसीलिए हम यहाँ पे यूज करते हैं इन सारे एलिमेंट्स को, जो कि आपको HTML5 ने दिए थे। ये सारा कंटेनर बनाने में मदद करता है। डिव की जगह इसको यूज कर सकते हो। आप किसी भी कंटेनर को, किसी भी एलिमेंट को कंटेनर बना सकते हो HTML के अंदर। किसी भी एलिमेंट को जो ओपन एंड क्लोज टैग हो रहा है, जो ओपन एंड क्लोज टैग है, मैं उसको कंटेनर बना सकता हूं। लेकिन जब कभी भी किसी बॉक्स को बनाओ, किसी कंटेनर को बनाओ, इनको यूज करो या डिव को यूज करो। बाकी सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करना, उसको प्लेस करने के लिए यूज करना, जो अभी तक आपने पढ़ा। क्लियर है? तो ये आपके पास है क्या, आपका कंटेनर। जो मैंने बॉक्स बनाया था जिसमें हाइट और विड्थ ऐड करी थी, उसी का रिप्लेसमेंट आपका ये है। अगर आपको किसी सेक्शन को बनाना, हेडर को बनाना, तो हेडर यूज कर लो। अगर आपको नेविगेशन बनाना तो नैव यूज कर लो। अगर आपको सेक्शन बनाना सेक्शन यूज कर लो, ठीक है। अगर आपको साइड बार बनाना तो एसाइड यूज कर लो। अगर आपको फुटर बनाना है तो फुटर यूज कर लो। इससे फायदा क्या होगा, मान लो आपके कोड को किसी ने देखा तो समझ जाएगा कौन सा पीस ऑफ कोड हेडर के लिए है, कौन सा पीस ऑफ कोड फुटर के लिए है, और कौन सा पीस ऑफ कोड साइड बार के लिए। ठीक है, नहीं तो डिव लगाते रहोगे तो भाई अनमीनिंगफुल होता है, तब आपको वहां पे हमेशा कमेंट लगाना पड़ेगा। क्लियर है? तो सारे कंटेनर बनाने के लिए मदद करते हैं। मैं इसकी जगह पे यहाँ पे हेडर भी लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे, ये सेम काम कर रहा है। इसकी जगह हेडर लिख दो, सेम चीज ही है। कंटेनर बनाने के लिए इन एलिमेंट्स को आप यूज करोगे, दैट्स इट। अब जैसा जिसका काम वैसा उसको यूज कीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक डाल लीजिएगा फॉर्म। अब बात करते हैं फॉर्म की। पूरे HTML में सबसे मेन एलिमेंट यही है, पूरे HTML के अंदर। बाकी तो सीख ही जाओगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको पढ़ना, जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हो तो, अगर आपका डिजाइनिंग है तो जितना आपने पढ़ा है उतना सफिशिएंट है।
इस एलिमेंट को बस पढ़ लो, समझ लो, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हो तो आपको इसको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं जानोगे तो दिक्कत तुम्हें बाद में आएगी। अगर आप रिएक्ट के लिए जा रहे हो, एंगुलर, व्यू, नोड जेएस, जावा, पाइथन, पीएचपी, .NET, सब के लिए इंपॉर्टेंट है ये, सब के लिए। फॉर्म के बारे में पता होना ही होना चाहिए बाय हार्ट। HTML में सबसे मेन एलिमेंट, मैंने क्या बोला था, जितना पढ़ रहे पढ़ लो। मैंने ये तो नहीं बोला था कि जरूरी है, लेकिन ये जरूरी, साफ सीधी बात। फॉर्म एलिमेंट सबसे मेन होता है HTML के अंदर, और अगर आपको इसके बारे में ढंग से नॉलेज नहीं है, याद रखना बाद में दिक्कत होगी, अभी नहीं, बाद में। जब आपका कोड चलता नहीं रहेगा, आपको कोड आप करे जा रहे हो एस फॉर्म में, और फॉर्म से आपको डेटा नहीं मिल रहा, तब दिक्कत आएगी। अभी दिक्कत नहीं आने वाली। जब आप बैकएंड में काम करोगे सर दर्द होता है। जब एप्लीकेशन बना रहे हैं और डेटा मुझे नहीं मिल रहा है, बहुत दिक्कत होती है, हद से ज्यादा दिक्कत। कभी कभी पूरा दिन चला जाता है एक छोटे से एलिमेंट को डिटेक्ट करने में, कभी कभी हफ्ता चला जाता है, और सीनियर आके बस एक लाइन लिखता है और चला जाता है, ये होता है। अगर आपको फॉर्म के बारे में नहीं पता, आपको HTML के बारे में नहीं पता। फॉर्म HTML के अंदर मेन एलिमेंट यही है, यही है। क्योंकि अगर आप कोई वेबसाइट बना रहे हो, आपने UI बनाया, सब कुछ बना लिया, आपका मेन कॉन्सेप्ट ये था कि मुझे यूजर से इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको फॉर्म ही देगा, वो आपको फॉर्म ही प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आप यूजर से इनपुट कहां से लोगे? तो अगर आपको यूजर से इंफॉर्मेशन लेनी है, एकमात्र हथियार यही है UI में। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, ये खत्म है। सबसे मेन पार्ट है ये। मेक श्योर भाई, इसको कान और आंख खोल के रखना अपने, याद रहेगा तो फ्यूचर में फायदा होगा, अदरवाइज फायदा नहीं। क्लियर? बेसिकली अगर आपके पास कोई, आपने वेबसाइट ओपन करी, उससे आपको यूजर की इंफॉर्मेशन, आपने जो वेबसाइट बनाई है, एक तरीका है डेटा लेने का कि घर घर जाओ। उससे दो नुकसान, पहला तुम्हारा टाइम बर्बाद, दूसरा तुम लार्ज स्केल में डेटा गेट नहीं कर सकते। बट अगर आप फॉर्म बनाते हो, अगर आप वेबसाइट बनाते हो और वेबसाइट के थ्रू आप जाते हो, तो वहां से डेटा लेना आसान हो जाता है। आपकी फिजिकल वर्क खत्म हो गया और आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो उसके लिए हम फॉर्म बनाते हैं। फॉर्म का मेनली मोटिव होता है, जो भी ओपन करेगा वेबसाइट, उससे डेटा गेट कर, उसकी इंफॉर्मेशन लेना, ये होता है सबसे मेन काम। क्लियर? यूजर से इंफॉर्मेशन गेट करना, वो काम होता है। आज मैं आपको फॉर्म के टैग में, जो फॉर्म एलिमेंट होता है, उसमें मेन मेन चीजें क्या होती हैं, उसको एक्सप्लेन करूं। कल से हम उसके एलिमेंट के ऊपर काम करें, उसके अंदर कितने एलिमेंट्स है उस पर काम करें। चलो, जैसे आपके पास टेबल नाम का एलिमेंट होता है तो रिप्रेजेंटिंग टेबल, वैसे ही आपको मिलता है यहाँ पे फॉर्म नाम। जब भी आप फॉर्म, जैसे इनपुट हो गया, आपको टेक्स्ट एरिया मिलेगा, ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट बॉक्स मिलेगा, वो सारे फॉर्म के पार्ट, तो उनको हम रैप अप करते हैं फॉर्म के साथ मेनली। आप चाहो तो अलग अलग यूज कर सकते हो, लेकिन मेन जो होता है फॉर्म ही होता है। अगर आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए तो फॉर्म के अंदर ही इसको डालो। तो मेन एलिमेंट क्या हो गया आपका? फॉर्म। इस एलिमेंट के अंदर एट्रीब्यूट जो होते हैं, वो तीन ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मल्टी पेज एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। जो मैं बोल रहा हूं उसको समझना, मल्टी पेज एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। अगर आपने जेएसपी की मदद से कोई वेबसाइट बनाई हो, अगर आपने जेंगो की मदद से कोई वेबसाइट बनाई हो, अगर आपने पीएचपी की मदद से कोई वेबसाइट बनाई हो,
अगर आपने पीएचपी कोई फ्रेमवर्क को ले लो, अगर आपने .NET जो आप कहते हो सिर्फ आप एप्लीकेशन बनाते हो, उसमें अगर आपने एप्लीकेशन बनाई हो तो उससे जो वेबसाइट बनती है वो मल्टी पेज एप्लीकेशन बनती है। तो जो मैं एट्रीब्यूट अभी बताऊंगा वो एट्रीब्यूट मल्टी पेज एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि अभी मैं सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं पढ़ा रहा, तो वो एट्रीब्यूट जानना इंपॉर्टेंट है। सिंपल। तो जो मैं अभी एट्रीब्यूट आपको बताऊंगा वो मल्टी पेज एप्लीकेशन के लिए। सिंगल पेज एप्लीकेशन में हमें कभी जरूरत नहीं पड़ती, हम डायरेक्टली गेट कर लेते। तो रिएक्ट में करने का तरीका अलग है, एंगुलर में करने का तरीका अलग है, व्यू में करने का तरीका अलग। बट उसको छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं आपके पास, अगर आप जेएसओ से डिराइव करके कर रहे हो वो अलग पार्ट है, लेकिन नॉर्मली अगर बात करें तो सब में तरीका सेम है, जनरली सब में तरीका सेम है। फॉर्म के अंदर 3 एट्रीब्यूट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है एक्शन, दूसरा होता है मेथड, तीसरा होता है एनसी टाइप। ये 3 एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप मल्टी पेज एप्लीकेशन बना रहे हो, इन 3 में से 2 तो पक्का दोगे, इन 2 को। ये डिपेंड करता है, ये कब डिपेंड करता है वो बताऊंगा। आपने क्या किया, फॉर्म के अंदर इनपुट डाले, उसमें आपने अपना नेम डाला, अपनी ईमेल आईडी डाली, अपना डेट ऑफ बर्थ डाला, आपने सारी चीजें डाली और सबमिट कर दी। जब आप उसको सबमिट करोगे तो भाई उस डेटा को किसी पर्टिकुलर जगह पे भेजना पड़ेगा ना मुझे। तो उसके लिए आप क्या दोगे, ऑनलाइन में यूआरएल, वही तो होगा एड्रेस। उस डेटा को मुझे कहां भेजना है, तो उसके लिए आप यहां पे पास करोगे। जिस भी यूआरएल में आपको डेटा ट्रांसफर करना है, आप एक्शन के अंदर उसका पाथ दोगे। पाथ आपका रिलेटिव और एब्सोल्यूट दोनों हो सकता है। एचटीएमएल की मदद से मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं साफ कह रहा हूं। कहीं मत बोलना कि सिर्फ डेटा गेट करके दिखाओ, कुछ नहीं कर सकता मैं। इसका काम था, फॉर्म को मैंने सबमिट किया, जो भी यूआरएल मैं दूंगा उसमें डेटा ट्रांसफर होगा। इसलिए फॉर्म सबमिट होने में रीलोड होता है, क्योंकि एक्शन के अंदर यूआरएल होता है, वो उस यूआरएल में डेटा ट्रांसफर करता है। क्लियर है? यूआरएल क्या है, एड्रेस है, पाथ है, जो आप यहां पे प्रोवाइड करो। अगर आपने ब्लैंक दिया है, अभी मेरा जो पेज है, अभी जो मेरा पेज है मान लो ये है आपके पास, मैं इसको ओपन ही कर देता हूं, इसको ओपन कर देता हूं। अभी जो पेज का यूआरएल है मेरा वो ये है। अगर आप यहाँ पे कुछ नहीं पास कर रहे हो तो ये यूआरएल डलेगा। मीन्स जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो डेटा सेम यूआरएल में ट्रांसफर होगा। अगर आप कुछ भी डेटा नहीं डालो, इसके अंदर कुछ नहीं लिखोगे, बट मान लो आपने गूगल में ट्रांसफर करना है, तो जाओ www.google.com, इसे कॉपी करो और यहां जाके पेस्ट करो। जब फॉर्म सबमिट होगा ना तो गूगल इस यूआरएल में डेटा ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप वो यूआरएल पास करोगे, जब फॉर्म सबमिट होगा तो मुझे डेटा इस पर ट्रांसफर करना है। अगर आप बैकएंड से काम करके आए हो तो आपने राउट्स बनाए हो, तो उस राउट्स को हम यहाँ देते हैं। अगर नहीं बनाए हैं और आपका बैकएंड है तो आप इसको पढ़ोगे, कैसे आप राउट बनाओगे और कैसे आप डेटा गेट करोगे। वो बैकएंड डेवलपर बैकएंड का टॉपिक आता है, फ्रंट एंड का नहीं। फ्रंट एंड डेटा शेयर कर देता है, अब बैकएंड वाला उसे गेट करता है। हल्का फुल्का मैं रिएक्ट से करके दिखा सकता हूँ, पूरा नहीं। तो ये हो गया आपके पास क्या, आपका कि एक्शन के अंदर क्या होता है। तो एक्शन के अंदर होता है यूआरएल, जिससे आप डेटा ट्रांसफर करोगे जब सबमिट होने पे। दूसरा होता है मेथड, अकॉर्डिंग टू रेस्ट एपीआई। अकॉर्डिंग टू रेस्ट एपीआई हर एक यूआरएल का टाइप होता है, हर एक यूआरएल का टाइप होता है। अगर आपने कोई यूआरएल बनाया है, उसका पर्पस अलग होगा, सिंपल सी बात है। तो आपके पास टोटल होते हैं गेट, पोस्ट, पुट, पैच और डिलीट। 5 होते हैं मेथड, मतलब इस यूआरएल के 5 मेथड होंगे, इसमें से कोई ना कोई एक होगा ही।
रेस्ट एपीआई मतलब रिप्रेजेंटेटिव स्टेट ट्रांसफर। एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। इसका मकसद होता है बैकएंड को फ्रंट एंड से कनेक्ट करना। दो तरीके के यूआरएल होते हैं, एक यूआरएल से यूआई रिप्रेजेंट होता है, एक यूआरएल से डेटा रिप्रेजेंट होता है। तो जो डेटा रिप्रेजेंट करता है ना उसे एपीआई कहते हैं। ये बैकएंड में आप बनाओगे, फ्रंट एंड वाले का कोई रोल नहीं होता उसमें। अब ये जो यूआरएल है ये इनमें से कोई ना कोई एक मेथड को सपोर्ट कर रहा है। और फिलहाल अगर आप किसी यूआरएल को हिट कर रहे हो और आपको डायरेक्ट डेटा मिल जा रहा है ना, वो गेट रिक्वेस्ट है, उसका टाइप होता है गेट। अगर आप यूआरएल को हिट कर रहे हो और आपको डेटा नहीं मिल रहा है, कुछ एरर आ रहा है, तो वो आपका पोस्ट पुट पैच डिलीट है। इससे आप डेटा यूआई में देख ही नहीं सकते। इससे आप डेटा यूआई में देख सकते, ठीक है। इसलिए गेट को अनसिक्योर्ड बोला जाता है, पोस्ट पुट पैच डिलीट को आपका सिक्योर्ड बोला जाता है। जब हम लार्ज नंबर ऑफ डेटा ट्रांसफर करते हैं ना तो पोस्ट लिखते हैं। जब हमें कोई वैल्यू डिलीट करनी होती है तो हम डिलीट मेथड यूज करते हैं यूआरएल का, ताकि वो सिक्योर रहे, ऐसी कोई आके हिट करके डिलीट ना कर दे। डेटा प्रीशियस होता है, डेटा प्रीशियस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसको नहीं लगता डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो गलत ट्रैक पे हो। तुम ड्यू में ऐसे नहीं आ गए, सिंपल बता रहा हूं। तुम कोई प्रोडक्ट परचेस करने के लिए जाओ, तुम ऐसी वो प्रोडक्ट को परचेस नहीं कर रहे, वो मार्केटिंग वाले तुम्हें परचेस करवा रहे हैं। सिंपल। तो आज की डेट में जो भी आप प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो ना कहीं किसी का दिमाग चल रहा है, और वो डेटा को मैनिपुलेट करके डेटा के बिहाफ पे रख के वो काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर किया की गाड़ी देखी है ना, पूरे वर्ल्ड में बिक नहीं रही थी उसकी गाड़ी, इंडिया में क्यों बिकी? क्या किया ना ऐसा कि एक साल में इतनी गाड़ी बिक गई थी। R&D, रिसर्च, डेटा को एनालाइज किया, उसके हिसाब से प्रोडक्ट निकाला। पहला प्रोडक्ट मिला सेल्टॉस, इतना बिका पूछो मत। तो वो है R&D। तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट बनाओ उसमें सबसे पहले करो R&D। अगर आप विदाउट R&D करोगे तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उस प्रोजेक्ट से। अगर आप R&D करोगे तो आप एक वेल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाओगे, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाओ, गुड टू गो है। तो ये जो यूआरएल है इसका टाइप होता है आपके पास ये। एक और होता है इसका नाम है आपका ग्राफक्यूएल एपीआई। दो तरीके की एपीआई होती हैं, एक होती है रेस्ट एपीआई, एक होती है ग्राफक्यूएल एपीआई। इसमें एक ही मेथड होता है, पोस्ट। इसमें एक ही मेथड होता है, पोस्ट। अगर आपको ग्राफक्यूएल एपीआई आता है ना तो आप पे एडवांटेज है। सिंपल कह रहा हूं, आपके पास एडवांटेज। एक नोड और एक ग्राफक्यूएल दोनों को यूज करके, जिसको आता है इन दोनों को, एवरेज सैलरी 5 साल के 20 लाख है। बस साथ में डिग्री, कम्युनिकेशन स्किल्स और डीएसए आना चाहिए। एवरेज सैलरी 20 लाख, उसके ऊपर कितना भी हो। नोड जेएस की बात कर रहा हूं मैं। इस टाइम पे हॉट टॉपिक है ग्राफक्यूएल, ना कि रेस्ट एपीआई। रेस्ट एपीआई पुराना है, आज की डेट में जो यूज होता है वो ग्राफक्यूएल होता है। सबसे बेस्ट है ये। अगर आप जाके जब रेस्ट एपीआई पढ़ोगे ना और ग्राफक्यूएल एपीआई पढ़ोगे तो सबसे बेस्ट आपको ग्राफक्यूएल एपीआई लगेगा। तो क्यों लगेगा? जब आप रेस्ट एपीआई से कोई प्रोजेक्ट बनाओ उसके बाद ग्राफक्यूएल से बनाना, हाँ थोड़ा हैंडी है, नई चीज है, सीखने में दर्द होता है, तब तकलीफ तो होगी, लेकिन अगर आपको आता है तो ये बहुत फास्ट है ग्राफक्यूएल से, सॉरी रेस्ट एपीआई से। इसमें एक ही मेथड होता है, पोस्ट, दैट्स इट। वैल्यू गेट करनी है तो यूज करो पोस्ट, डेटा ट्रांसफर करना तो पोस्ट, अपडेट करना तो पोस्ट, डिलीट करना तो पोस्ट। पोस्ट मेथड ही होता है इसके अंदर। अब आप एचटीएमएल के अंदर की बात करो तो कोई भी यूआरएल हो, यहाँ पे जो मेथड सपोर्टेड है वो दो ही हैं, एक आपका गेट, एक आपका पोस्ट, दैट्स इट। एपीआई में आप इसको यूज कर सकते हो, बना सकते हो।
डिलीट, पुट, पैच बना सकते हो। क्लियर? इसके बाद है नेक्स्ट टाइप, एनसी टाइप। बाय डिफॉल्ट मेथड गेट होता है। अब बात करते हैं एनसी टाइप। जब आप फॉर्म में कुछ भी डेटा डालते हो, उसमें एक और टॉपिक आता है फाइल। फाइल अपलोड करना, इमेज अपलोड करते हो ना भाई। अगर आप इमेज अपलोड करोगे तो इमेज की बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। नॉर्मल एबीसीडी लिखने से वो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इमेज के साथ बहुत सारी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है। उसका मियामी टाइप, जेपीजी है, पीएनजी है, पीडीएफ है, वो ट्रांसफर होता है। उसका टेम्परेरी नेम, आपका जो डेटा, जब आप लोकल टू सर्वर डेटा ट्रांसफर करते हो ना, वो डेटा टेम्परेरी नेम पे डेटा ट्रांसफर होता है। उसका नाम, उसका फुल नाम, उसका पाथ, उसका एक्सटेंशन, और भी बहुत सारी चीजें। तो मेटा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है। और अगर आपने इसको यूज नहीं किया है तो फाइल तो आप इनपुट ले लोगे, लेकिन डेटा ट्रांसफर होगा ओनली नेम, ना कि पूरा फाइल का स्ट्रक्चर, मेटा इंफॉर्मेशन। अगर वो ट्रांसफर करनी है तो आपको एनसी टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा लिखना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा, तभी ये डेटा ट्रांसफर करेगा, फाइल का पूरा स्ट्रक्चर ट्रांसफर करेगा। कभी कभार हम भूल जाते हैं, तो कभी कभार ऐसा भी सीन होता है, हमें नहीं पता होता है और हम भूल जाते हैं, और हम फॉर्म को सबमिट करे जा रहे हैं, डेटा जा ही नहीं रहा, फाइल अपलोड हो ही नहीं रहा। ये खास तौर आपको देखने को मिलेगा जब आप बिगिनर हो, जब आपने आपको ऐसा कोई कोड जिससे दिक्कत आए और आपको समझ में ना आए कैसे सॉल्व करेंगे, सीनियर आया बैठा करके चला गया, फिर आप कंट्रोल जेड करोगे कि उसने किया क्या था। दो तरीके के सीनियर मिलेंगे, एक अखोड़ू टाइप्स, ठीक है भाई, जो करके चले जाएंगे। एक इज्जत से पहले तुमसे पूछेंगे और फिर बताएंगे। दो तरीके के मिलेंगे। तो कहने का मतलब यह है, वो डिपेंड करता है आपके सीनियर को। तो इसीलिए आपको अपना टाइम बचाना है तो टेक्नोलॉजी को यहाँ पढ़ लो, वहां तो डेवलप करना सीखोगे, कोड कैसे बनाया, कोड कैसे एग्जीक्यूट किया, वो पढ़ोगे। तो यहाँ पे जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तीन चीजें थी, आपका एक्शन, मेथड और एनसी टाइप। इसके अलावा एक नेम है, एट्रीब्यूट। इसका असलियत में यूज मैं फॉर्म वैलिडेशन में पढ़ाऊंगा, अभी आपको लगे क्या ही है। एक और होता है नो वैलिडेट, इसको मैं अभी पढ़ाऊंगा जब आपके पास मैं इनपुट को पढ़ाऊंगा, जब वैलिडेशन की बात चलेगी। उसके बाद होता है आपके पास ऑटो कंप्लीट ऑफ और ऑन। कभी कभार हम इनपुट पे क्लिक करते हैं तो सजेशन मिल जाते हैं ना, वो इसके कारण हो। बाय डिफॉल्ट ऑटो कंप्लीट ऑन होता है, अगर आपने ऑफ कर दिया तो कभी सजेशन नहीं आया। और भी सारी चीजें, एक होता है एन, क्या होता है आपके पास, कैरेक्टर। एक सेकंड, आपका एन क्या हो गया, नेम हो गया, मेथड हो गया, नो वैलिडेट, रिलेटिव हो गया, टारगेट हो गया। और एक होता है आपका एक्सेप्ट कैरेक्टर सेट, वो यूटीफ-8 वाला। तो मेन जो होते हैं वो ये तीन होते हैं। आपको कभी कभार ये भी मिलेगा, देखने को मिलेगा, ये लगाना चाहो लगाओ, नहीं लगाना मत लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो ये आपके पास से क्या, आपका फॉर्म, और फॉर्म के अंदर एट्रीब्यूट्स, और उनके बारे में डिस्क्राइब किया मैंने। जो चीजें आगे आएंगी तो उसको मैंने बोल दिया कि आगे पढ़ो, तो वहां पे आपको समझने में ज्यादा आसानी रहेगी। बट अगर आप अभी जब एचटीएमएल को मैं इनपुट को पढ़ाऊंगा, उसके लिए एक्शन, मेथड इंपॉर्टेंट है। चलो आज के लिए इतना।